Assalamu alaikum student. In today's video tutorial, we will discuss the esophageal cancer or esophageal tumor. So let's start about the topic. esophageal कैंसर की बात करें तो esophageal कैंसर एसोफेगस का कैंसर होता है और इसके अंदर जो नॉर्मल सेल होते हैं, जो एसोफेगस के लाइनिंग सेल होते हैं, वो लाइनिंग सेल रिपीटली ग्रो करते हैं और वो स्टमक और इसके अलावा इस थ्रोट के ऊपर फैल जाते हैं और इसे हम एसोफेजियल कैंसर कहते हैं। एसोफेजियल कैंसर को एसोफेजियल कार्सिनोमा भी कहते हैं। यूजुअली बिगिंस इन द सेल दैट लाइन इनसाइड ऑफ द एसोफेगस। कैंसर अराइजिंग फ्रॉम द एसोफेगस दैट रन्स बिटवीन द थ्रोट टिल स्टमक। इसकी बात करें, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एसोफेगस का जो ग़िज़ाई नाली होती हैं उसके अंदर जो नॉर्मल सेल होते हैं वो एबनॉर्मल सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसकी माइटोटिक मल्टीप्लिकेशन अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाता है और वो अनकंट्रोल ग्रोथ स्टमक से लेकर पूरे एसोफेगस यानी कि मुंह तक उसकी ग्रोथ जो है डेवलप हो जाती हैं और इसे हम एसोफेजियल कैंसर कहते हैं। इसके टाइप्स की बात करें तो दो किस्म के एसोफेजियल कैंसर है। सबसे पहले स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा या एपिथेलियल सेल कार्सिनोमा और सेकंड जो है एडिनोकार्सिनोमा या ग्लैंडुलर कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की बात करें तो स्क्वेमस सेल जो है ये एसोफेजियल कैंसर है और इसमें स्क्वेमस सेल जो इन्हीं के एपिथेलियल सेल के एक टाइप से उनकी ग्रोथ रिपीटली और एबनॉर्मल ग्रोथ डेवलप हो जाती हैं और इसके नतीजे में कैंसर डेवलप हो जाता है। और चूंकि ये कैंसर स्क्वेमस सेल का होता है, इसकी वजह से इस कैंसर का नाम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा या एपिथेलियल कार्सिनोमा कहलाते हैं। इसके बाद स्क्वेमस सेल जो है ये एसोफेगस जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है इसके जो स्ट्रॉन्ग कॉजेज़ हैं वो स्मोकिंग और इसके अलावा अल्कोहल यानी कि शराबनोशी जो है ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा लाहक करती है। इसके बाद एडिनोकार्सिनोमा की बात करें तो एडिनोकार्सिनोमा स्टमक के अराउंड कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं और उस ग्लैंड के सेल जो रिपीटली ग्रोथ कर जाते हैं, अनकंट्रोल ग्रोथ कर जाते हैं, तो उसके नतीजे में एडिनोकार्सिनोमा जो है वो डेवलप हो जाता है बॉडी के अंदर, स्टमक के अराउंड और एसोफेगस के अंदर। इसे हम एडिनोकार्सिनोमा कहते हैं और इसके साथ साथ ग्लैंडुलर कार्सिनोमा भी इसे कहते हैं। और इसमें जो एडिनोकार्सिनोमा है इसके कॉजेज़ में गर्ड यानी कि गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, क्रोनिक एसिड रिफ्लक्स, बेरेट एसोफेगस और इसके अलावा क्रोनिक हार्ट बर्न जो है कैन इंक्रीज योर रिस्क ऑफ एडिनोकार्सिनोमा एसोफेजियल कैंसर और ये एक कॉमन कैंसर है। इसके बाद हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन में देखेंगे कि नॉर्मल सेल जो है हाइपरप्लेजिया हो गई यानी कि इनकी तादाद जो है इंक्रीज़ हो गई है और इसके बाद हाइपरप्लेजिया के बाद जो है इस सेल की जो शेप है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन वो जो है डिसअपीयर हो गए हैं, एबनॉर्मल हो गए हैं और ये कैंसर सेल में कन्वर्ट हो चुके हैं। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी यही है कि जो एसोफेगस की नॉर्मल म्यूकोसा लाइनिंग होती हैं वो किसी भी पॉजिटिव एजेंट की वजह से एबनॉर्मल हो जाती हैं। उस पॉजिटिव एजेंट में गर्ड, बेरेट एसोफेगस और इसके अलावा अल्कोहल, ओबेसिटी, बहुत सारी चीज़ें शामिल है। जब वो इसमें इसकी वजह से पॉजिटिव एजेंट की आके उसके साथ यानी कि पैथोजेनेसिस डेवलप हो जाती है तो उसके नतीजे में लो ग्रेड डिस्प्लेजिया कहते हैं एबनॉर्मल सेल ग्रोथ को और लो ग्रेड कहते हैं कम अमाउंट में। फिर ये लो ग्रेड डिस्प्लेजिया यानी कि एबनॉर्मल सेल का कम मिकदार में बढ़ जाना हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसके नतीजे में एसोफेजियल कार्सिनोमा स्टार्ट हो जाता है बॉडी के अंदर। इसके बाद कोजेज़ की बात करें तो कोजेज़ में स्मोकिंग शामिल है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ अल्कोहल यानी कि शराबनोशी और एक बीमारी जिसे हम गैस्ट्रिक एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं जिसमें स्टमक का जो तेज़ाबियत होता है और फूड वगैरह होते हैं वो मुंह की तरफ दोबारा रिफ्लक्स होते हैं। और इसके बाद बेरेट एसोफेगस में हार्ट बर्न वगैरह शामिल है और ओबेसिटी यानी कि मोटापा, ये सब एसोफेजियल कैंसर के कॉजेज़ में शामिल है। मैनिफेस्टेशन की बात करें तो खाना या पीने में दुश्वारी होती है, निगलने में दुश्वारी होती है, दर्द महसूस होता है, वेट लॉस होता है और इसके अलावा चेस्ट में दर्द होता है, बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन सीने के बोन यानी कि जो ब्रेस्ट बोन होता है स्टर्नम उसके नीचे दर्द महसूस होता है, कफिंग यानी कि बार बार खांसी आना, रोजनेस यानी कि आवाज़ का बैठ जाना, इनडाइजेशन और हार्ट बर्न, बदहज़मी और इसके अलावा मतली वगैरह और बहुत सारे इसके मैनिफेस्टेशन में शामिल है, लेकिन कुछ अहम मैनिफेस्टेशन मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। इसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ एसोफेजियल कैंसर की बात करें तो मेडिकल मैनेजमेंट में सीटी स्कैन, इंडोस्कोपी, ब्लड टेस्ट और इसके अलावा चेस्ट एक्सरे, इससे हम इसको डायग्नोस करते हैं। अगर
कैंसर को अर्ली स्टेज में पाया गया तो इसको ट्रीट किया जा सकता है कीमोथेरेपी के ज़रिए और इसके अलावा रेडियोथेरेपी के ज़रिए। और अगर कैंसर लास्ट स्टेज में हो तो अनफॉर्चुनेटली पेशेंट को जो है पैलिएटिव केयर यानी कि पेशेंट को जो है इमोशनली सपोर्ट करना होगा और उसको रेस्ट देना होगा, डाइटरी मॉडिफिकेशन देना होगा, पेशेंट को जो है अच्छे डाइट की तरफ राग़िब करना होगा और इसके अलावा मेडिकेशन टू रिलीव सिम्टम यानी कि वो दवाइयाँ देनी है ताकि वो पेशेंट के जो सिम्टम्स होंगे, अलामात होंगे, तकलीफ़ होंगे, उस तकलीफ़ से आर्जी तौर पर पेशेंट को निजात मिले। इसमें एनाल्जेसिक यानी कि पेन किलर, एंटा एसिड जो एसिड को न्यूट्रलाइज करे, मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करे, एंटीमेटिक्स में वो दवाई जो मतली और इसके अलावा वोमिटिंग को कंट्रोल करे। स्टेजेस की बात करें तो स्टेज ज़ीरो एक नॉर्मल सेल, इसमें यानी कि कैंसरियस जो सेल होते हैं वो डेवलप नहीं होते और अगर डेवलप भी हो जाए तो सिर्फ एक ही लेयर में डेवलप होते हैं। स्टेज 1 में जो है जो कैंसर सेल होते हैं वो सिंगल लेयर में डेवलप हो जाते हैं अराउंड द एसोफेगस। स्टेज 2 की बात करें तो स्टेज 2 में जो है ये मसल लेयर में डेवलप हो जाते हैं यानी कि एसोफेगस के बाहर वॉल में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। स्टेज 3 की बात करें तो ये डीपर टिश्यूज़ जो टिश्यूज़ की गहराई होती है एबनॉर्मल सेल वो टिश्यूज़ के गहराई में मुंतकिल हो जाते हैं। स्टेज 4 ये एडवांस स्टेज है और इसमें ये कैंसरस सेल जो एसोफेगस और इसके अलावा स्टमक के रिलेटेड ऑर्गन होंगे वहाँ तक ये जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। तो स्टेज 0 में एबनॉर्मल सेल डेवलप नहीं होते। स्टेज 1 में एबनॉर्मल सेल डेवलप हो जाते हैं और जो इनर मेम्ब्रेन होते हैं उसके ऊपर इसकी डेवलपमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। स्टेज 2 में जो है ये एबनॉर्मल सेल एसोफेगस के या किसी भी ऑर्गन के आउटर वॉल तक पहुंच जाते हैं। स्टेज 3 में जो है ये डीप टिश्यूज़ तक पहुंच जाते हैं और स्टेज 4 जो है ये एडवांस स्टेज है, इससे यानी कि पूरे बॉडी के अंदर ये फैल जाती है। मेडिकल मैनेजमेंट के बाद सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सर्जिकल मैनेजमेंट में अगर अर्ली स्टेज पर है तो उस पार्ट को रिमूव किया जाता है जहां पर एबनॉर्मल ग्रोथ हो चुकी होती है और इसे हम एसोफेजेक्टोमी कहते हैं। और इसके अलावा इसकी बायोप्सी भी की जाती है ताकि पता लगे कि ये कौन सा कैंसर है, आया ये रैपिड ग्रोथ हो सकती है इसकी या नहीं। इसके बाद नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें तो न्यूट्रिशनल नीड्स यानी कि पेशेंट की न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करना होगा, पेशेंट के इनपुट और आउटपुट चार्ट को देखना होगा, पेशेंट को जो है केयर प्रोवाइड करना होगा, फीडिंग ट्यूब के ज़रिए उसको फीड कराया जाएगा और पेशेंट को एजुकेट करना होगा, पेशेंट को जो है समझाना होगा कि शराब नोशी वगैरह से पेशेंट जो है अपने आप को मना करे और इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करे। पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना नर्सिस का काम होता है, फ्लूइड बैलेंस को मॉनिटर करना और इसके अलावा वो मेडिकेशन जिससे सिम्टम्स में यानी कि जिससे अलामात और दर्द से आर्जी तौर पर निजात मिले जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए होते हैं उसको एडमिनिस्टर करना होगा। और इसके अलावा अगर पेशेंट अर्ली स्टेज पर है और उसकी सर्जरी पॉसिबल है तो पेशेंट को इमोशनली सपोर्ट करना होगा और उसको सर्जरी करने के लिए तैयार करना, ये भी नर्सिस का काम है। और इसके अलावा ओरल सिक्रीशन के कितना सिक्रेट कर रहा है, सलाइवा की सिक्रीशन कितनी है, आया सलाइवा के अंदर ब्लीडिंग की अमाउंट है कि नहीं, ये सब नर्सिस के काम होते हैं। फैमिली एजुकेशन यानी कि फैमिली को इसके बारे में एजुकेट करना होगा कि इस डिज़ीज़ की कॉजेज़ क्या है, मैनिफेस्टेशंस क्या है। और इसके अलावा पेशेंट की वेट को स्ट्रिक्टली यानी कि वज़न को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना होगा। नर्सिंग डायग्नोसिस रिलेटेड टू एसोफेजियल कैंसर, अगर किस तरह नर्सिस उसको डायग्नोस करेंगे एक पेशेंट को रिलेटेड टू एसोफेजियल कैंसर, तो सबसे पहले इम्बैलेंस न्यूट्रिशन होगा, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू नोजिया एंड वोमिटिंग, पेशेंट नोजिया वोमिटिंग करेगा और इसके अलावा पेशेंट जो है इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस में आएगा रिलेटेड टू कैंसर। इसके अलावा पेशेंट जो है पेन का कंप्लेन करेगा रिलेटेड टू ट्यूमर और इसके अलावा डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम, पेशेंट की बॉडी के अंदर यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होगा रिलेटेड टू वोमिटिंग और डिहाइड्रेशन। इसके बाद एंजाइटी, पेशेंट जो है शदीद परेशान होगा रिलेटेड टू सर्जरी। इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी होगा सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान या सर्जिकल प्रोसीजर से रिलेटेड। और इसके अलावा इनएफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस यानी कि जो एयरवे क्लियरेंस है थ्रोट है वो इनएफेक्टिव होगा और ये भी रिलेटेड टू सिक्रीशन होगा इन कैंसर। सो